हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करूंगा मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आपको पता है, अपन पीवाईक्यू सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें अपना एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन बीमारियों के क्वेश्चन देख रहे हैं। एनिमल डिजीज़ वाला पोर्शन अपन पहले कवर कर रहे हैं। इससे पहले अपनी इसकी बीमारियों वाली 2 क्लासेस हो गई है, तो आज की क्लास में वापस बात करते हैं अपन कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। वूल शॉर्टेज रोग का समानार्थक शब्द हैं। पहला ऑप्शन एक्टिनोबैसिलोसिस, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस या ब्लैक क्वार्टर। क्या होगा राइट आंसर? वूल शॉर्टेज रोग, यानी कि वह रोग जिसके स्पोर, यानी कि जिसके जीवाणु के जो स्पोर होते हैं ना, वो वूल वूल का मतलब होता है ऊन। भेड़ की होती है ऊन, तो भेड़ की ऊन पर चिपक जाते हैं और लंबे समय तक चिपके रहते हैं या बाद में बीमारी फैला सकते हैं। तो उसके लिए नाम दिया गया है। तो किस रोग में ऐसा होता है? तो बेसिकली ये वूल शॉर्टेज ही एक एंथ्रेक्स का दूसरा नाम माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है ये चीज़ मैं आपको बता दिया कि जो भेड़ होती है, भेड़ के ऊन पर इस जीवाणु के स्पोर चिपक जाते हैं और बाद में ये बीमारी फैलाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, गायों का गर्भकाल होता है, कितना होता है? तो ये तो अपन बहुत सी बार रिपीट कर चुके हैं, तो कितनी बार क्वेश्चन आ गया, तो इसका तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ सीधा। वो हो जाता है अपना बी ऑप्शन, 280 से 285 दिन। अगर आपसे भेड़ों का पूछ लिया जाए तो 147 148 दिन के आसपास होगा। बकरियों का 150 से 151 दिन होगा और भैंस का 305 से 310 दिन होगा और ऊँट का 390 दिन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? डब्ल्यू एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट, 65 से 70 वर्ग फीट, 85 से 90 वर्ग फीट। अब मैं आपको बताऊं कि जो अपन क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसमें क्लियर नहीं किया इसने कि बंद स्थान पूछा है या खुला स्थान पूछा है। अगर गाय भैंस के लिए खुला स्थान पूछा जाए तो अपन उसमें क्या करते हैं, 80 से 100 वर्ग फीट लगाते हैं, यानी कि 7.4 वर्ग मीटर या 9.2 वर्ग मीटर, जैसे अपन कह सकते हैं। फीट को अगर वर्ग मीटर में कन्वर्ट करें तो। और अगर बंद स्थान की बात की जाए ना, तो बंद स्थान गाय के लिए रखा जाता है 20 से 30 वर्ग फीट। क्लियर? कौन सा? 20 से 30 वर्ग फीट। और इसी को अगर अपन इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा? 1.8 वर्ग मीटर से 2.7 वर्ग मीटर तक। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या जाएगा? क्योंकि अगर अपन बात करें तो खुले स्थान के लिए तो डी ऑप्शन राइट जाएगा, बंद स्थान के लिए तो बी ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको पूछा किसके लिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ होगा जिस सोर्स से मैंने देखा, तो उसमें इसका राइट आंसर जो माना गया है वो माना गया अपना बी ऑप्शन, यानी कि बंद स्थान के लिए इसने माना है। आगे बढ़ते हैं। हे में नमी का प्रतिशत होता है, कितना होता है हे में नमी का प्रतिशत? 15 से 20% या 25 से 30%, 30 से 35% या 35 से 40%। तो इसके लिए अपना राइट आंसर हो जाता है 15 से 20%। ठीक है ना, 15 से कम होनी चाहिए अच्छी मानी जाती है। और साइलेज में कितनी होनी चाहिए? 60 से ऊपर होनी चाहिए। आप मेरे को बताओ, साइलेज कौन सी फसल का अच्छा बनता है? मक्का का। और हे कौन सी फसलों का अच्छा बनाया जा सकता है? कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर देशी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ का की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? तो अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। क्या प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर उसको 1 से 1.5 kg आहार दिया जाता है, दाना दिया जाता है? नहीं, तो अपना पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, 2 से 2.5 kg प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर गाय को दिया जाता है? बिल्कुल, 2.5 kg अपने को अपने जो बुक में मेंशन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। तो सी ऑप्शन क्या कहता है? 3 से 3.5 kg,
ये किसके लिए दिया जाता है? ये भैंस के लिए दिया जाता है। गाय के लिए 2 से 2.5 kg होता है प्रति 100 kg शरीर भार पर, और भैंस के लिए 3 से 3.5 kg होता है प्रति 100 kg शरीर भार पर। क्लियर? और अगर गाय 3 लीटर दूध उत्पादन, यानी कि गाय के 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 kg उसको दाना दिया जाना चाहिए, और भैंस के 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 kg दाना दिया जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का कितना होनी चाहिए? तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं, 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है। शुरू में तो दूध थोड़ी ना खीस ही पिलाते हैं अपन, तो कितना पिलाया जाना चाहिए? 10%। ये ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। अगर पशुओं को गीला जो चारा होता है, हरा चारा, वो ज़्यादा मात्रा में खिला दिया जाए तो क्या होगा? उसके रुमेन भाग में गैसें बढ़ जाएगी, H2S, NH3, ये गैसें उसके रुमेन भाग में बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा? हमें दुग्ध ज्वर होगा? नहीं। कीटोसिस? नहीं। टेम्पेनाइटिस, आफरा जिसे कहते हैं? हाँ। तो अपना राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युवा बछड़ा या बछड़ी, यंग खाप, जिसे अपन हीफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हीफर। जो प्रजनन से पहले का बछड़ा होता है ना, बछड़ी के केस में यूज किया जाता है हीफर, नर युवा मादा मवेशी। उसका कौन सा रोग है? तो थैलेरियोसिस है, मेस्टाइटिस है, एसिडोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो सर बाकी तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो सिर्फ एक पढ़ रखा, मेस्टाइटिस। तो ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि मेस्टाइटिस कब होता है? उसके थन भाग में, अयन भाग में होता है। तो ये तो उससे रिलेटेड नहीं है, ये तो उससे पहले की बात है। तो यंग बछड़े को, यानी कि उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो हड्डियां कमज़ोर कौन से रोग में होती है? डी ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस में। किसके कारण होता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। मेनली किसके कारण माना जाता है? तो ये माना जाता है फास्फोरस की कमी के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थन की सूजन इन्फ्लेमेशन कहलाती है, क्या कहलाती है? मेस्टाइटिस, सॉरी, पहला ऑप्शन है मेटाइटिस, दूसरा है मेस्टाइटिस, तीसरा उटाइटिस, डी ऑप्शन है गेस्टाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाता अपना बी ऑप्शन, मेस्टाइटिस। ठीक है ना। थनैला रोग जिसे अपन कहते हैं, थन की सूजन थनैला में होती है। अयन भाग ठंडा पड़ जाता है और थोड़ा ठोस जैसा हो जाता है। अपना अगर हाथ लगाने पर कैसा महसूस होगा? ठोस जैसा। बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है, तो कितनी आयु में बछड़ी को प्रजनन योग्य माना जाता है? बताओ क्या होगा राइट आंसर? 1 से 2 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, या 5 वर्ष से अधिक आयु में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बताऊंगा। आप अगर ऐसे थोड़े मैं बता दूंगा, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उनके आंसर एक बार ज़रूर वेरीफाई कर ले। ठीक है। क्योंकि इनके क्या है, आंसर जो होता है अलग अलग बुक में या अलग अलग नोट्सों में अलग अलग दिए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मानवीय गलतियाँ हो सकती है। अगला क्वेश्चन, गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है? 8 से 10 घंटों के पश्चात, 12 से 18 घंटों के पश्चात, 24 से 30 घंटों के पश्चात, 30 से 36 घंटों के पश्चात। इस क्वेश्चन को भी मैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में डालूंगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि अपन पढ़ते हैं कि 12 घंटे के बाद उसको गर्भित करवा देना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें 12 से 18 घंटे की रेंज देके पूछ रहा है कि इसके बाद में। तो इसका अगर अपन आंसर देना चाहें ना, तो इसका ए ऑप्शन भी आंसर जाता है। लेकिन इसका जो WHO ने आंसर माना है, वो माना है 12 से 18 घंटों के पश्चात। क्योंकि अपन 12 घंटे के पश्चात समझते हैं, तो 12 घंटे के पश्चात वाली रेंज इसमें आ रही है। वैसे देखा जाए तो अगर उसके बाद ही करवाना है तो 8 से 10 घंटों के बाद ही तो करवाते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको एक बार और वेरीफाई करें, उसके बाद इसको सही माने। वैसे तो मैंने वेरीफाई किया, उसके बाद ही सही माना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है? कौन सी की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डालते हैं। वैसे तो CO2 का यूज भी किया जाता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब स्टोर कर सकते हैं अपन सीमन को।
-79 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अपन मेनली या सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस पर? तरल नाइट्रोजन पर करते हैं, तो ये अपना राइट आंसर जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचरित होता है? तो कौन सा होता है? ब्रुसेलोसिस, पाइकेरोटोसिस, सिलिकोसिस या मेस्टाइटिस? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपना इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रुसेलोसिस, गर्भपात। साइलेज निर्माण विधि है। चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण, बिल्कुल चारे को हरी अवस्था में परिरक्षण करते हैं। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। दलहन फसलों का परिरक्षण, नो। अपन साइलेज में मेनली मक्का को यूज लेते हैं, दलहन को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मक्का को अपन ज़्यादा यूज लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि दलहन का ही परिरक्षण हो, उसमें अपन हर किसी फसल का ले सकते हैं और उसका जो वायु रहित अवस्था में उसको रखा जाता है। खली का परिरक्षण, ये भी रोंग। अनाज का परिरक्षण, ये भी रोंग। तो इसमें चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण करना होता है। मक्का को लेते हैं तो अपन अनाज के रूप में थोड़े ना लेते हैं, उसको चारा बनाना यानी कि एक चारा के संरक्षण की विधि होती है। अगला क्वेश्चन, हे मेकिंग एक विधि है चावल के परिरक्षण की, गेहूं के परिरक्षण की, चारे के परिरक्षण की या दालों के परिरक्षण की? तो ये तो आपको पता है किसके परिरक्षण की विधि है। यह है अपनी चारे के परिरक्षण की। साइलेज, हे, लूंग, पाला, ये चारों चीज़ें अपनी चारे के परिरक्षण की विधियाँ हैं। लूंग और पाला, लूंग किससे बनता है? लूंग खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर बनता है। पाला बेर की, यानी कि कौन सा बेर? जड़ बेरी, जिजिपस रोटंडिफोलिया जिसे अपन कहते हैं, उसकी जड़ बेरी की सूखी पत्तियों को सुखाकर जो चारा प्राप्त होता है वो पाली कहलाता है। अपन पाली बोलते हैं नॉर्मली गांव की भाषा में, उसको लूंग और पाले को अकाल युक्त चारा भी कहा जाता है और इसे प्रोटीन युक्त चारा भी कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पाइका रोग होता है किसके कारण होता है? विटामिन की कमी से, खनिजों की कमी से, प्रोटीन की कमी से या क्रूड रेशो की कमी से, यानी कि फाइबर की कमी से? कौन सा हो जाएगा? खनिजों की कमी से। ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी, ये आया था अपने। तो कौन सा रोग मादा बछड़ियों में, युवा बछड़ियों में देखा जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती, किसके कारण? तो फास्फोरस, बी ऑप्शन इसको माना गया। अगला क्वेश्चन, ग्रास टिटेनी रोग का कारक है। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ग्रास टिटेनी क्या होता है? ये होता है हाइपोमैग्नीशिया के कारण। तो हाइपो का मतलब कम और मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण ये रोग देखने को मिलता है, जिसे हम ग्रास टिटेनी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की खली पशुधन हेतु किसका उत्तम स्रोत है? खनिज का, विटामिन का, प्रोटीन का या वसा का? तो मूंगफली की खली किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है? कि मूंगफली की खली में 7.2 से या 7.3% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है? अमीनो एसिड बनाने में, और अमीनो एसिड्स का बहुलक कौन होता है? प्रोटीन होता है। तो आपको ध्यान रखना है। सूखे चारे की गुणवत्ता सुधार सकते हैं साधारण नमक मिलाकर, यूरिया से, पोटेशियम परमैंगनेट या डीएपी से? तो किससे सुधार सकते हैं? यूरिया मिलाकर अपन उसकी गुणवत्ता को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताता हूँ सीधा, 307 दिन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बछड़े बछड़ियों यानी कि काफ में सींगों को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। क्या लेते हैं अपन सींगों को हटाने के लिए? साधारण नमक, कास्टिक सोडा, मीठा सोडा या फिटकरी? तो अपन उसमें लेते हैं कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश यूज में लेते हैं। कास्टिक सोडा को NaOH लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? NaOH। और कास्टिक पोटाश को क्या लिखा जाता है? KOH। ये दोनों रासायनिक विधियों में यूज माने जाते हैं। एक विद्युत डिहोर्नर यंत्र भी लेते हैं जिससे सींग हटा दिए जाते हैं। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ, जो डिहोर्निंग की जाती है ना, ये कितने दिनों की एज पर की जाती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधा, ब्लैक वाटर किस पशु की बीमारी है? तो ब्लैक वाटर मेनली गौवंश में देखा जाता है, गायों में, भैंसों में, और कभी कभी भेड़ बकरियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन मेनली किस में होता है? गाय में और भैंस में। अगला क्वेश्चन,
भैंसों के संतुलित आहार में होता है 2/3 भाग रफेज या 1/3 भाग बांटा, 1/3 भाग रफेज और 2/3 भाग बांटा। यानी कि ये क्या बता रहा है कि रफेज, रफेज किसे कहते हैं अपन, चारे को कहते हैं, और बांटा किसे कहते हैं अपन, दाने को कहते हैं, कंसंट्रेट को कहते हैं। तो भैंसों का अगर संतुलित आहार बनाना है तो उसको ज़्यादा मात्रा में क्या दिया जाता है, क्या आप चारा देते हो या दाना देते हो, तो आपका जवाब होगा सर हम चारा देते हैं। तो दाने से ज़्यादा अपन चारा देते हैं तो दाना कम होगा और चारा ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन काटें, सबसे पहले अपन ऑप्शन काटेंगे कम ज़्यादा की बात पहले हो गई अपनी, तो एक भाग डी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा अपना क्योंकि इसमें बांटा ज़्यादा बता रखा है, ठीक है। सी ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि इसमें दोनों भाग बराबर बता रहे हैं। अब बच्चे कौन से, 2 ऑप्शन, एक भाग है 2/3 भाग, एक भाग है 1/3 भाग। तो बांटा ज़्यादा दे रखा है तो ये भी काटना पड़ेगा। अगर अपने को आंसर नहीं आता ना तो भी अपन दिमाग लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑप्शन काटने पड़ आने चाहिए आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। 2/3 भाग उसमें रफेज रखा जाता है यानी कि फोल्डर रखा जाता है, चारा रखा जाता है, और 1/3 भाग बांटा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है, कितना होता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, 307 दिन होता है। अब क्वेश्चन आता है आपका, सर्रा किस पशु की बीमारी है, सूअर की, मुर्गी की, ऊंट की या कुत्ते की। तो इसका जवाब तो आप दीजिए कौन सी होगी। इसका जवाब होगा अपना ऊंट की, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक गोमक्षी के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है, ठीक है। किस लोक देवता को ऊंट से संबंधित या जब ऊंट बीमार होता है तो उनकी फड़ का वाचन किया जाता है, बताइए। देवनारायण जी, गोगा जी, बाबू जी या तेजा जी। ये 4 ऑप्शन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, पशुओं में चिचड़ी के प्रकोप की रोकथाम किसके प्रयोग से हो सकती है, तो किसके प्रयोग से होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है अपना ए ऑप्शन, मेलाथियोन। निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है, तो किस विटामिन को अपन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, भेड़ में मधचक्र की अवधि होती है, कितनी होती है। आपसे मध्यकाल नहीं पूछा है, मधचक्र पूछा है। अगर मध्यकाल पूछा जाता तो आप 24 से 36 घंटों की बात करते, 1 से 1.5 दिन की बात करते, लेकिन आपसे पूछा गया मध्यचक्र, ठीक है ना, हीट साइकिल। तो कितने दिनों बाद आता है, तो भेड़ों में आता है 16 दिनों बाद, ऊँट में आता है 10 दिनों बाद, ठीक है। गाय में, विदेशी गाय में, भैंस में, बकरी में आता है 21 दिनों बाद। बकरी में कभी कभी 20 दिन भी लिखा होता है लेकिन अपन 20 से 21 दिन मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है साइलेज में, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल। तो अपने एक ही ऑप्शन में है तो अपना कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। एसिटिक अम्ल भी उत्पन्न होता है। अगर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होगा तो साइलेज कैसी बनेगी, मीठी साइलेज। अगर एसिटिक अम्ल बनेगा उसके किण्वन में तो साइलेज कैसी हो जाएगी, अम्लीय साइलेज हो जाएगी या खट्टी साइलेज हो जाएगी। पशुओं में पेचिश रोग का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना कौन सा, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण पेचिश होता है। अगला क्वेश्चन, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसिपोल पाया जाता है, किस पदार्थ में पाया जाता है, बिनोला, ज्वार का हरा चारा, लूसर्न चारा या बरसिम चारा। तो गोसिपोल, गोसिपोल से अपन ध्यान रखेंगे गोसिपियम स्पीशीज, किसका नाम है, कपास का है। कपास किसे कहते हैं, कपास कहते हैं जब दाने होते ना, यानी कि बिनोला होता है ना, उसके ऊपर अगर रेशा लगा होता है तो उसे अपन कपास बोलते हैं। अगर उसके ऊपर रेशा नहीं होता, लिंट या फज रेशे को कहते हैं, छोटा रेशा फज कहलाता है, बड़ा रेशा लिंट कहलाता है। अगर इनको हटा दिया जाए जो बीज बनता है ना, उस बीज को बिनोला कहते हैं, और बिनोला की खली बनाई जाती है। और बिनोले की खली अगर पशु को खिलाते हैं जिससे अपन कपास की खली कहते हैं, तो उसमें गोसिपोल नामक हानिकारक रसायन पाया जाता है।
निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है? तो अपन ने उत्तेजक औषधि की कल की क्लास में ट्रिक देखी थी, कौन सी थी? AK कपूर। AK-47 होती है, तो 47 की जगह अपन क्या यूज करेंगे? कपूर। ए का मतलब हो जाएगा एल्कोहल, के का मतलब हो जाएगा कैफीन, और कपूर। 47 की जगह कपूर यूज किया, तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसमें? कपूर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें अपना बिनोला था, ठीक है ना। और हाँ, मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ऊंट बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन करते हैं, तो वो है अपना बाबूजी। गाय के बछड़े में पहला चवर्ण जोड़ा निकलता है, कब निकलता है? तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में कृंतन दांतों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अस्थायी जोड़ा निकलता है। और जब अंतिम माह आते आते सभी अस्थायी अग्र चवर्णक दांत भी निकल जाते हैं। इसके बाद सारे चवर्णक दांत निकलना स्टार्ट होंगे, सारे स्थायी दांत निकलना स्टार्ट होंगे। प्रथम स्थायी चवर्णक जोड़ा जो निकलता है वो 6 माह की उम्र पर निकलता है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट। ये पूछा जा रहा है चवर्णक दांतों को मोलर टीथ बोला जाता है, केवल और केवल स्थायी दांत होते हैं। केवल और केवल स्थायी दांतों की संख्या पूछी जाए तो टोटल 12 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या पूछी जाए तो 20 होती है। दोनों को मिलाकर पशुओं में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। आगे बढ़े। यदि ऊंट में 4 स्थायी कृंतन हो तो उम्र होगी 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो उसकी उम्र मानी जाती है 6 वर्ष, ठीक है ना। ये ऑप्शन करेक्ट है। रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? तो रानीखेत बीमारी आप जानते हो इसको, तो इस पशु के इसमें होगी ये होती है अपनी कुक्कुट में, मुर्गियों में। इसी को न्यू कैसले डिजीज के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और किसके द्वारा होती है? विषाणु जनित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? परजीवी संक्रमण के कारण, जीवाणु संक्रमण के कारण, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय, अमीबा। तो आप सभी को पता है कीटोसिस जो बीमारी होती है चयापचय जन्य रोग है, मेटाबॉलिक रोग है। तो अगर अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड का संतुलन बिगड़ जाता है तो उपापचय के कारण या चयापचय के कारण ये देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि से होता है? तो अंडाशय ग्रंथि से, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अपन जब दुग्ध पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन ने इंसुलिन का कार्य देखा था, प्रोलेक्टिन का देखा था, ऑक्सीटोसिन का देखा था। अब आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम बताइए। मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है सामान्य, उच्चतर, सामान्य से कम या उतार चढ़ाव। कैसा होता है? तो आप सबको पता है मिल्क फीवर में जो पशु है, अगर कोई पशु में मिल्क फीवर है, कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो उसका टेम्परेचर कम देखा जाता है। कितना कम देखा जाता है? तो उसका टेम्परेचर देखा जाता है 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, उसका टेम्परेचर देखा जाता है 97 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मली पशु का टेम्परेचर कितना होता है? वैसे सबका अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी का 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, भेड़ और बकरी का 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, गायों का 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, गाय और भैंस का, और घोड़े का 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, और ऊँट का 98-99 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। आगे बढ़े। मुंह पका खुरपका रोग है। अब तक क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था अपन से कि एफएमडी किसके द्वारा होता है या विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो उसका आंसर जा रहा था अपना एफएमडी। अब इसने थोड़ा सा चेंज किया। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में बढ़िया अच्छा लेवल है। क्या इसका आंसर क्या जाएगा? संसर्गज रोग। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा अपना, ठीक है। संसर्गज रोग क्या होते हैं? वे रोग जो छूत, स्पर्श या संपर्क से फैलते हैं संसर्ग रोग कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एफएमडी आ जाता है, पशु प्लेग आ जाता है, गलघोंटू आ जाता है। तो ध्यान रखना है। इनकी एक विशेषता है, ये फिर आप जब नोट्स देखोगे तो वहाँ बता दूंगा मैं। इसमें ऐसा है कि
सभी जो संसर्ग रोग होते हैं ना, ये संक्रामक रोग होते हैं, लेकिन सभी संक्रामक रोग संसर्ग रोग नहीं होते। ये स्टेटमेंट ऐसा कैसे आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? किसका करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं? नहीं, ये नहीं करते। अरंडी का तेल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसने उपयुक्त से भी दिया है, तो अपना ये क्वेश्चन आई थिंक डिलीट हुआ था इसमें, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का करते हैं और अरंडी का तेल का करते हैं, तो उपयुक्त से भी तो आंसर जाने से रहा, क्योंकि बी ऑप्शन का नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेमने में पूंछ हटाने को क्या कहा जाता है? मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है डॉकिंग। पूंछ काटने की क्रिया डॉकिंग कहलाती है। कितनी उम्र पर करते हैं? 1 से 2 सप्ताह की, यानी कि 7 से 15 दिन की उम्र पर मेमनों में डॉकिंग की जाती है। निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? मेलॉक्सीक्रेम, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, पोटेशियम परमैंगनेट या आइवरमेक्टिन? तो इसका राइट आंसर है अपना आइवरमेक्टिन। आकानीफी जिसे अपन कहते हैं, कृमिनाशक दवाओं की क्या हो जाएगी? आकानीफी। आ से आइवरमेक्टिन, का से कॉपर सल्फेट, नी से नीलातोता, फी से फिनोविस। अगला क्वेश्चन, किस कुक्कुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? ये अपन पढ़ चुके हैं अभी। मुर्गियों में होता है, रानीखेत के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप मेरे को बताओ, चेचक को किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन जो दिए हुए ये कहिए, कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए आज के। तो चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछा आपको, चेचक के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फाउल पॉक्स को, ठीक है ना। फाउल पॉक्स को चेचक के रूप में जाना जाता है। और कोक्सीडायोसिस को खूनी पेचिश के रूप में जानते हैं, खूनी पेचिश। क्लियर? तो ये अपने क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के। लगभग 50-55 क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में देखे। कुछ और क्वेश्चन इस सीरीज के बाकी है, तो आने वाली 1 या 2 क्लासों में अपन इन क्वेश्चंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और फिर नया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।